नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। एक नए दिन के साथ नई शुरुआत करते हुए देश और दुनिया की हर खबर पहुंचाने के लिए हम दोनों आपके सामने हाजिर हैं। तो यानी इस बुलेटिन को अगर आपने देख लिया तो आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत हमारे इस बुलेटिन के साथ कीजिए, जिसमें आपको आज की हर खबर तो पता चलेगी, साथ ही आप कैसे रह सकते हैं फिट, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। मतलब दिल्ली में मौसम इतना खुशगवार हो चुका है, सुबह सुबह ऐसा लग रहा है जैसे तेज हवाएं, ठंडी हवाएं, और लगी कौन कहेगा कि ये मई का महीना है। मई का महीना, और मई भी खत्म होने वाली है, जून का महीना आने वाला, लेकिन यही मुसीबत भी बन जाती है कुछ राज्यों में। बिल्कुल, राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पर पानी की मनमानी की वजह से कई लोगों की जान पर बनाई है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बेमौसम बारिश और आंधी देश के कई हिस्सों में जानलेवा बन रही है। इसी बीच तेज बारिश और तूफान के बीच राजस्थान के जोधपुर से एक वीडियो सामने आया है। सड़क पर गाड़ियां हर तरफ से आ जा रही हैं। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा है, उसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। सामने से गाड़ियां और बाइक आती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच एक स्कूटी पर 3 लड़के सवार नजर आते हैं और पल भर में एक पेड़ स्कूटी पर जा गिरता है। एक बार फिर से देखिए, जैसे ही अचानक पेड़ टूटकर स्कूटी पर गिरा, भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुए इस हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। ट्रैफिक भी रुक गया। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायल तीनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उधर मौसम विभाग ने राजस्थान के 26 जिलों में अगले 24 घंटे तक तेज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं राज्य के कई इलाके ऐसे हैं जहां पिछले 3 से 4 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते चिंता और बढ़ गई है। तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक खराब मौसम की वजह से अब काफी कुछ प्रभावित हुआ है मनुष्य का जीवन। लेकिन जोधपुर की खबर हमने आपको दिखाई, अब श्रीनगर की दिखाते हैं कि वहां पर मौसम खराब होने की वजह से लोगों को कितनी मुश्किल हो रही है। डल लेक में कैसे पर्यटक फंस गए, जिसके बाद वहां पर उनका रेस्क्यू किया गया। इस तेज हवा तूफान में कैसे डल लेक में शिकारे डगमगाने लगे, ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। श्रीनगर की सबसे प्रसिद्ध डल झील में भी आंधी और तूफान का कहर देखने को मिला है। श्रीनगर में बिगड़े मौसम के चलते झील में कई शिकारा फंस गई, जिसके चलते बड़ी संख्या में पर्यटक फंस गए और अफरा तफरी का माहौल मच गया। कल जिस तरह से हमने देखा, काफी तेज हवाएं उठी थी और उसकी वजह से झील डल के बीचों बीच कई शिकारा नाव जो है वो फंस गए थे, जिसकी वजह से श्रीनगर के रिवर पुलिस अलर्ट पे हुआ और बचाव कार्रवाई शुरू की गई। करीब 21 पर्यटकों को झील डल से बाहर निकाला गया, उन्हें सेफली बचाया गया। जान आफत में देख पर्यटकों ने मदद के लिए शोर मचाया तो पुलिस की टीम उन्हें बचाने के लिए साजो सामान के साथ उतर पड़ी। झील में फंसे सभी 21 पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया। शिकारा वालों को भी सुरक्षित निकाला गया। साथ ही शिकारा चालकों को खास तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश जारी किए हैं कि हर किसी शिकारा नाव के पास अब लाइफ सेविंग जैकेट होने चाहिए। एक शिकारे के पास करीब 3 लाइफ सेविंग जैकेट्स होने चाहिए। ये इस तरह के आदेश जो है सरकार की तरफ से आए हैं। जम्मू कश्मीर समेत घाटी में 2 जून तक तेज बारिश और मौसम खराब रहने के आसार हैं। एहतियातन पुलिस ने स्थानीय और पर्यटकों से मौसम ठीक होने तक डल लेक में न जाने की सलाह दी है। तो डल लेक में तो रेस्क्यू की टीम ने पर्यटकों की जान बचा ली, लेकिन महाराष्ट्र में भीड़ 3 बच्चों की जान की दुश्मन बन गई, जहां परभणी में स्कूटी पर जा रहे 3 बच्चों की लोगों ने पिटाई कर दी। जी हाँ, आखिर ये पूरा मामला है क्या, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है और इस पर किस तरीके से जो प्रमुख हैं सुखविंदर बादल, उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के परभणी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ भीड़ ने चोर समझकर सिख समुदाय से जुड़े 3 बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी।
इस मामले में 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि बुरी तरह से घायल 2 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 3 नाबालिग बच्चों को छुड़ाया। इनमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना शनिवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि तीनों बाइक से जा रहे थे। गांव वालों ने चोर समझकर तीनों की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुख्य आरोपी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अकरम पटेल समेत कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस ने कुल 3 टीमें बनाई हैं। इस घटना को लेकर अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। और अगली खबर में महाराष्ट्र से हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर फ्लाइट देर होने के बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल एक तरीके से हो गई, क्योंकि जो वहां पर यात्री थे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए और जमकर बवाल करने लगे। कहाँ जा रही थी ये फ्लाइट, क्यों यात्री गुस्से में आ गए, गुस्से में आके उन्होंने किया क्या, क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं। लोगों के बीच टेंशन का माहौल है। भीड़ क्रू मेंबर्स पर गुस्सा जाहिर कर रही है। भीड़ के गुस्से की ये तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट से सामने आई हैं, जहां एक बार फिर से यात्रियों ने हंगामा किया। मुंबई से गोवा जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में देरी हुई तो पैसेंजर्स ने बवाल शुरू कर दिया। क्रू मेंबर्स के साथ बदसलूकी की गई। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। क्रू मेंबर्स और यात्रियों के बीच घंटे भर तक घमासान चलता रहा। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों ने इस घटना का वीडियो बनाया। कुछ ही घंटों में ये वीडियो वायरल हो गया। हालांकि इस बवाल और हंगामे पर स्पाइस जेट की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर से चलती कार में किस तरीके से जो लड़के थे वो हुड़दंग मचाते हुए नजर आए, और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। गुरुग्राम के साइबर हब इलाके की ये तस्वीर अपने आप में बेहद हैरान करने वाली है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये कार में 5 युवक सवार हैं, जो कि शराब के नशे में पूरी तरह से धुत हैं, और चलती कार की खिड़की से बाहर निकलकर जम करके उन्होंने हुड़दंगबाजी की। और इसके साथ चलती कार में ऊपर एक युवक पुशअप करते हुए भी नजर आया। तो गुड़गांव पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति इस तरीके से डीएलएफ एरिया के अंदर कार के ऊपर एक इलीगल एक्टिविटीज़ करते हुआ दिखाई दिया है। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस ने कंसर्न्ड एक्टिविटीज़ को मद्देनजर देखते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी है। किन किन धाराओं के तहत क्या कुछ चालान किया गया है सर इनके खिलाफ? देयर मल्टीपल सेक्शंस हैं। कैरिंग पर्सन आउटसाइड द बॉडी ऑफ व्हीकल, ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट्स एंड डेंजरस ड्राइविंग के तहत कई सारे ऐसे सेक्शन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई है। तो ब्रेकिंग न्यूज हो, देश की तमाम बड़ी खबरें हैं, हर खबर हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन दुनिया में क्या कुछ चल रहा है ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो देखते हैं 2 मिनट के हमारे सेगमेंट में। हिंसा की तस्वीरें कोसोवो के ज्वेकान शहर से सामने आई, जहां नाटो सैनिकों और कोसोवो पुलिस के साथ सर्ब जाति के लोगों की जमकर मारपीट की गई, जिसमें 25 से ज्यादा नाटो सेना के जवान घायल हो गए। दरअसल ये सभी लोग सिविक बिल्डिंग में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे, और जब इन्हें रोका गया तब यहां पर गदर मच गया। सेनेगल में विपक्षी नेता सेंको के समर्थकों ने शहर में जमकर उपद्रव और आगजनी की, जिन्हें काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए। बता दें कि सेंको पर रेप के मामले में फैसला आना है, जिसमें उनको 10 साल की सजा हो सकती है, और समर्थकों का मानना है कि उनके नेता को राजनीति के तहत फंसाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दोनेत्स्क से सामने आई, जहां रूसी वायुसेना के हमले के बाद एक इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
मलबे में एक शख्स भी दब गया, जिसे बचाने के लिए यूक्रेनी सेना को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि जवानों ने शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। अनोखे अंदाज में हो रहे इस प्रदर्शन की तस्वीरें मैक्सिको से सामने आई, जहां अपने लापता परिजनों की तलाश के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरों में साफ नजर आता है, हाथ में रंग बिरंगे गुलाल और कैंडल लाइट लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से अपने गुमशुदा परिजनों को ढूंढकर वापस आने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका में शूटआउट की घटना बदस्तूर जारी है। एक बार फायरिंग की घटना से अमेरिका सहम गया। इस बार फ्लोरिडा बीच के पास में फायरिंग हुई, जिसमें 9 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 2 गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी शुरू हुई। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर के दौरे पर हैं और साथ ही आज वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और मोदी जी के इसी सभा के साथ बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी से करने वाली है। अजमेर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर भी जाएंगे। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना करने का भी आज का उनका कार्यक्रम है। केंद्र की बीजेपी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। अब अपनी उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान कर रही है। इसी के तहत आज अजमेर में पीएम नरेंद्र मोदी की एक रैली होगी। रैली से पहले पीएम मोदी पुष्कर मंदिर जाएंगे, जहां वो पूजा पाठ करेंगे। पुष्कर में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद पीएम मोदी अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और बीजेपी नेताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री जब आते हैं सबसे विशाल, मैं तो समझती हूँ कि सबके सभी विशाल हैं, तो उनको एक दूसरे से कंपेयर करने से कोई मतलब ही नहीं है। एरिया कहाँ है, पहाड़ का एरिया है कि रेगिस्तान का एरिया है कि आप जैसा एरिया है, ये कंपैरिजन नहीं होते। पर मैं समझती हूँ कि अच्छी मीटिंग होगी। मोदी सरकार ने 30 मई को अपने 9 साल पूरे किए, जिसे लेकर पीएम मोदी ने कुछ ट्वीट भी किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बीते 9 वर्षों में भारत ने विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी है। ये जन भागीदारी का ही परिणाम है कि गरीब हो या वंचित, नारी शक्ति हो या युवा शक्ति, हर वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है। इस दौरान देश ने सभी क्षेत्रों में नव निर्माण की मिसाल कायम की है। #9 years of सेवा। बीजेपी ने अपने इस अभियान का नाम संपर्क से समर्थन अभियान रखा है। बीजेपी का ये संपर्क अभियान 30 जून तक चलेगा और करीब 51 रैलियां होंगी, जिनमें आधा दर्जन से ज्यादा रैलियों को खुद पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो देखिए, सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में संबोधित करेंगे लोगों को। तो इधर तमाम जो बड़े मिनिस्टर्स हैं सरकार के, वो भी अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। और 9 साल की बात करें तो 9 साल के अंदर रेलवे की तस्वीर कितनी बदली है, ये बताने के लिए जब एक्सक्लूसिव टाइम्स टाउन ऑफ भारत से रेलवे ने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 2024 के मिडिल में श्रीनगर से वंदे भारत चलेगी, देश को जोड़ेगी। अगले जनवरी फरवरी तक वंदे स्लीपर भी फैक्ट्री से निकल जाएगी और बहुत अच्छा डिजाइन बना है। जब आप देखोगे आनंद आएगा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के बड़े नेता और मंत्री 9 सालों की सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टाइम्स नाउ नव भारत को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने रेलवे को ट्रांसफॉर्म किया है। रेल मंत्री ने दावा किया कि पिछले 60 सालों में जितना काम नहीं हुआ उतना बीते 9 सालों में हुआ है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मिशन है, लिहाजा पिछले 9 सालों में भारतीय रेलवे की तस्वीर बदली है। 2014 से पहले पूर्वोत्तर में रेलवे के लिए आवंटन 2000 करोड़ रुपए था, लेकिन मोदी सरकार में ये आवंटन बढ़कर 10,200 करोड़ रुपए हो गया है। बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट हो, जम्मू कश्मीर हो, बॉर्डर एरियाज हो, अरुणाचल प्रदेश में काम, ये अपना सिक्किम में काम, मणिपुर में काम, हर जगह एक जगह तक रेलवे को किस तरह से सुविधा से पहुंचाया जाए उस पर ध्यान चल रहा है।
रेल मंत्री ने कहा कि आज रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई, टॉयलेट की सुविधा पहले से कई गुना बेहतर है। रेलवे स्टेशन साफ सुथरे हैं, प्लेटफॉर्म साफ सुथरे हैं, ट्रेन्स में बायो टॉयलेट्स लग चुकी हैं, नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन आ रही है, वंदे भारत ट्रेन आई। देश की पहली बुलेट ट्रेन कब दौड़ेगी, कितना काम हो चुका है, इस बारे में रेल मंत्री ने इंटरव्यू के दौरान तस्वीर साफ की। 195 किलोमीटर तक पिलर्स बन चुके हैं, 8 नदियों पे पुल बन रहे हैं, बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही है। स्टेशंस, ट्रेन को हिंदुस्तान के क्लाइमेट के हिसाब से उसका रीडिजाइन करना, वो भी पैरेलल में काम चल रहा है। 2026 में पहला इसका रोल आउट होना टारगेट लेके चल रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मणिपुर की, जहां पर कुछ दिनों से हिंसा के खबरें सामने लगातार आ रही हैं और इसका जायजा लेने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचे। तो हाई लेवल मीटिंग वो लगातार कर रहे हैं मिनिस्टर्स के साथ, अफसरों के साथ। इसके अलावा उन्होंने जिन लोगों ने हिंसा की है उन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए, यानी कि अब माहौल खराब करने वालों की खैर नहीं मणिपुर में। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। उग्रवादियों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने अभियान छेड़ रखा है। राज्य के हालात का जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचे। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में सुरक्षा की समीक्षा की। अमित शाह ने ट्वीट किया, इम्फाल में मणिपुर पुलिस, सीएपीएफ और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। मणिपुर की शांति और समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्हें शांति भंग करने वाले किसी भी गतिविधि से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया। इससे पहले गृह मंत्री ने राज्य के चुराचांदपुर शहर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने प्रमुख हस्तियों और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। मणिपुर में मई की शुरुआत में जबरदस्त हिंसा भड़की। 2 समुदायों के बीच में जो झड़प पहले हुई, उसके बाद वो उपद्रव में बदल गई। जी हाँ, और इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, कई घरों में आग लगा दी गई। अभी फिलहाल वहां पर हालात क्या है, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मणिपुर में हिंसा का दौर 3 मई को शुरू हुआ था। आमतौर पर बेहद शांत माना जाने वाला इलाका हिंसा की आग में जल रहा है, जिसके चलते दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग घायल हैं, लोगों के घर, दुकान जल चुके हैं। बड़ी संख्या में लोगों को रिलीफ कैंप भेजा जा रहा है। राजधानी इम्फाल में इस कैंप में लोगों को पनाह दी गई है। ये डरे हुए हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं। घर घर में पत्थर मारना शुरू कर दिया। दुकान का तोड़ फोड़ शुरू हुआ। उसके बाद में वो लोग बंदूक चलाना शुरू हो गया। कुकी लोग 2007 में भी भागा है, जुलाई का डेट 13 में, और 2015 का भी भागा है। अभी इस बार भी भागा है। इस बार में तो कुछ भी नहीं रखा हम लोग का, सब बिखर गया, सब आग हो के राख हो गया। अभी पहनने का एक कपड़ा भी नहीं, यहाँ में आके सब दिया है। आँखों में नमी है क्योंकि साफ तौर पर इनके घर जलाए गए हैं, वहाँ पर इनकी दुकानों को पूरी तरीके से जला दिया गया। ये अपनी आपबीती में साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से वहाँ से वो भागकर आए, और ये देखिए किस तरीके से एक औरत को यहाँ पर जो हिंसा भड़की थी उस दौरान इनको चोट लगी होगी। इस हिंसा ने लोगों का सब कुछ छीन लिया है। इन्हें अपना भविष्य अंधेरे में डूबा नजर आ रहा है। हमारी दुकान है, हम लोग वहाँ पैदा हुआ, 1970 में पैदा हुआ। क्या अभी हम लोग के दिमाग में फ्यूचर नहीं है हम लोग को। कोशिश की जा रही है कि जो लोग रिलीफ कैंप में हैं उन्हें राशन, दवाई की कमी ना हो। बच्चों की पढ़ाई की भी व्यवस्था की जा रही है। नाइट टाइम में वो लोग जो इनमें लोग बोलता है, जब तकिया जो सो जाता है, आग हमेशा खुला रहता है। रात के समय में हम लोग मिलता है, बात करता है, लेकिन कब वहां जाकर पहले के जैसे कैसा सेटल करेगा वो लोग का ड्रीम है, वही इंतजार है। मणिपुर में पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच विवाद काफी पुराना है। राज्य के 10% भूभाग पर मैतेई समुदाय का दबदबा है। ये समुदाय इम्फाल वैली में बसा है और राज्य की आबादी का करीब 53% है। ये ज्यादातर हिंदू है। राज्य का बाकी 90% इलाका पहाड़ी है। इस इलाके में प्रदेश की मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं, जिनमें मुख्य रूप से नागा और कुकी हैं और ज्यादातर ईसाई हैं। जमीन विवाद और मैतेई को जनजाति का दर्जा देने पर विवाद बढ़ता गया, जिसने पूरे राज्य में हिंसा फैला दी।
चलिए बात करते हैं राहुल गांधी को लेकर। 10 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं राहुल गांधी और उस सबसे पहले दिन वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर पहुंचे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी के पास अब जनरल पासपोर्ट है, इसीलिए उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने में खासा वक्त लग गया। मोहब्बत की दुकान अब अमेरिका में लगेगी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका पहुंच चुके हैं। राहुल यहां 10 दिन के दौरे पर हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राहुल सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से बाहर निकलने में करीब 1.5 घंटे का वक्त लग गया क्योंकि उनके पास जनरल पासपोर्ट था। अमेरिका में राहुल के कई शहरों में कार्यक्रम है। राहुल गांधी सैन फ्रांसिस्को में प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। वो वॉशिंगटन डीसी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राहुल वॉशिंगटन में सांसदों और थिंक टैंक के साथ बैठक करेंगे। 4 जून को वो न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। वैसे अमेरिका जाने से पहले राहुल को पासपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ा था क्योंकि गुजरात में सूरत की एक अदालत की ओर से आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वो सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिए गए थे। इसके बाद राहुल गांधी ने राजनयिक यात्रा के दस्तावेज लौटा दिए थे जिसमें उनका राजनयिक पासपोर्ट भी था। इसके बाद उन्होंने सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी को 10 साल के बजाय 3 साल के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी जारी किया था। आगे आपको दिखाएंगे बूढ़ी दादी का डांस, इतना अंदाज उनका इतना निराला था कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके अलावा स्टंटबाजी का भी एक हैरान करने वाला वीडियो और बिजली का सितम भरा वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। 2 मिनट के अंदर आपको दिखाते हैं टॉप ट्रेंडिंग वायरल वीडियोस। डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखिए एक बुजुर्ग महिला बॉलीवुड के एक पुराने गाने पर जमकर थिरक रही है, जिसे देखकर आसपास की महिलाएं भी दंग रह गई। अब यूजर्स इस बुजुर्ग महिला की जिंदा दिली की जमकर तारीफ कर रहे हैं। स्टंटबाजी का ये वीडियो जिसने भी देखा वो दंग रह गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक छोटा सा बच्चा ऐसी अजीबोगरीब स्टंटबाजी करता है जिसे देख लोग हैरान रह गए। इस मासूम बच्चे ने अपनी बाइक की पीछे की पहिए के सहारे आगे की पहिए को उठा दिया। यूजर्स इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो कहां का है, इसकी पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। तस्वीरों में नजर आता है कि सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन तभी आसमान से बिजली गिर जाती है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन इस वीडियो ने लोगों के होश जरूर उड़ा दिए। माँ बेटे के इस वीडियो को जिसने भी देखा वो इमोशनल हो गया। एक शख्स जो अपनी माँ से 5 सालों बाद मिलता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अपनी माँ को सैर कराने के लिए ये शख्स अपनी माँ को गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाता है ताकि वो अपनी माँ को लॉन्ग ड्राइव पर ले जा सके। शख्स का अपनी माँ के प्रति प्यार देख लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से धमाल मचा रहा है। वीडियो में एक शख्स गर्मी से बचने के लिए ऐसी जुगाड़ बनाता हुआ नजर आया, जिसे देख आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। दरअसल शख्स ने पंखे में एक पॉलिथीन लगाकर खुद को भी पॉलिथीन में कवर करके रखा है। गर्मी से बचने के लिए इस देसी जुगाड़ को जिसने भी देखा, युवक की जमकर तारीफ की जा रही है। और चलिए एक और अहम खबर आपको बता दें, जिसमें पंजाब की भगवंत मान सरकार का आज कैबिनेट विस्तार होने वाला है और इसी सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चंडीगढ़ में ही मौजूद रहेंगे और साथ ही रात के वक्त एक डिनर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। चलिए आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से वो 2 विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा, इसके अलावा कब कब वहाँ पर कैबिनेट विस्तार हुआ और साथ ही आपके किस नेता ने दिया इस्तीफा, सब कुछ इस रिपोर्ट में। पंजाब कैबिनेट में आज फेरबदल होने जा रहा है। स्थानीय निकाय मंत्री इंदरबीर सिंह निज्जर ने इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक गुरमीत सिंह खुड्डियां मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल होंगे। गुरमीत सिंह खुड्डियां लंबी सीट से विधायक हैं। खुड्डियां ने 2022 के विधानसभा चुनाव में दिवंगत नेता प्रकाश सिंह बादल को शिकस्त दी थी। इसके अलावा करतारपुर से बलकार सिंह राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेंगे। बलकार सिंह जालंधर के करतारपुर इलाके से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं।
बलकार सिंह पूर्व डीसीपी हैं और जम्मू कश्मीर में आपके इंचार्ज भी हैं। मान सरकार के मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों की जगह खाली है। मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह देने के बाद भी 1 सीट बची रहेगी। सूत्रों के मुताबिक लुधियाना से किसी विधायक को मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को कैबिनेट विस्तार के लिए राज्यपाल से समय मांगा गया था। राजभवन की ओर से मंजूरी मिलने के बाद आज सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह का समय तय किया गया है। सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को डिनर पर बुलाया है। इस डिनर में के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। 16 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के नवा शहर में शपथ ली थी और 22 मार्च को कैबिनेट का गठन करते हुए 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। दूसरा विस्तार पिछले साल 4 जुलाई को हुआ था। तीसरा विस्तार इसी साल 7 जनवरी को हुआ था, जिसमें चेतन सिंह जौड़ा माजरा की जगह डॉक्टर बलबीर सिंह को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। तो अरविंद केजरीवाल आज वहां रहने वाले हैं पंजाब में, लेकिन इस बीच उनका जो शीश महल है वो उनके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से अपना शीश महल बनाया उसमें पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन किया गया है। और इसी के तहत एनजीटी आज इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई करने वाली है, सुनवाई करने वाली है, जांच करेगी इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन इसी के साथ याचिका में क्या कुछ कहा गया है और नियमों का उल्लंघन अगर पाया गया तो उसके बाद क्या हो सकता है, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में है। दिल्ली में सीएम हाउस रेनोवेशन के मामले में दायर याचिका पर एनजीटी आज सुनवाई करेगा। एनजीटी ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड और 45-47 राजपुर रोड पर मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के निर्माण के दौरान कई कथित पर्यावरण उल्लंघन के मामलों की जांच के लिए एक संयुक्त समिति गठित की है। दिल्ली के मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। ट्रिब्यूनल अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली ट्रिब्यूनल की मुख्य पीठ दिल्ली के एक पर्यावरणविद की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में दावा किया गया है कि सीएम आवास और कैंप कार्यालय का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली अर्बन आर्ट से मंजूरी लिए बिना किया है। याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे एडवोकेट गौरव कुमार बंसल ने पेड़ों की कटाई से जुड़े मामले के बारे में एनजीटी को जानकारी दी है। याचिका में कहा गया है कि तेजी से निर्माण के लिए नियमों को दरकिनार किया गया है, जबकि ट्रांसप्लांटेशन में भी खामियां पाई गई थीं। याचिका में यह भी कहा गया है कि पेड़ों की कटाई के बाद 280 पौधे लगाए जाने थे, जबकि केवल 83 पेड़ लगाए गए थे। एनजीटी के आदेश में वन विभाग की एक रिपोर्ट भी थी, जिसमें लगाए जाने वाले 18 पेड़ों में से केवल 1 बरगद ठीक पाया गया, जबकि 11 पेड़ खराब हो चुके थे। बाकी 7 पेड़ जमीन पर नहीं पाए गए। मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं और अब पुलिस हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी तलाश रही है। जी हाँ, और इसी सिलसिले में पुलिस की टीम जो है वो साक्षी के जो पूर्व प्रेमी है उससे भी पूछताछ जारी है। और दूसरी तरफ 6 ऐसे किरदार हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी अब सामने आए हैं। पुलिस आज क्या कुछ एक्शन लेने वाली है और साथ ही साहिल ने साक्षी को मारा क्यों, रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली की साक्षी हत्याकांड मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रोज सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। मर्डर केस में जिस चाकू का इस्तेमाल किया गया था, उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई है। साहिल ने साक्षी की हत्या के बाद चाकू को रिठाला इलाके में फेंका था। अब पुलिस साहिल को रिमांड पर लेकर इस चाकू को बरामद करेगी। चाकू फेंकने के बाद साहिल बस पकड़कर बुलंदशहर चला गया था। पुलिस आरोपी साहिल को आज रिठाला ले जा सकती है। साथ ही साक्षी के दोस्त प्रवीण को भी जौनपुर से आज दिल्ली बुलाया जा सकता है। आरोपी साहिल ने तकरीबन 15 दिन पहले हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू खरीदा था। ये चाकू उसने वीकली मार्केट से खरीदा था। आरोपी साहिल ने किस जगह से चाकू खरीदा, उसकी लोकेशन ट्रैक करने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस को शक है कि आरोपी साहिल ने 15 दिन पहले ही नाबालिग दोस्त की हत्या की साजिश रची थी। सीसीटीवी में नजर आ रहे चश्मदीदों की तलाश भी की जा रही है। तो पूछताछ में आरोपी साहिल ने पुलिस से कहा
कि उसे साक्षी की हत्या का कोई पछतावा नहीं है। कलावा बांधने और रुद्राक्ष की माला पहनने पर भी साहिल गोलमोल जवाब दे रहा है। तो साक्षी मर्डर केस को लेकर के पूरे देश भर में गुस्सा है और सोशल मीडिया पर भी कई तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन इससे परे होकर के सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर जमकर हो रही है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इसको लेकर के बयान दिया है। उनको भी इसको देख करके काफी वो गुस्से में है, अपना रोष उन्होंने जाहिर किया और उन्होंने कहा क्या कुछ है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली में हुए दिल दहला देने वाले साक्षी मर्डर केस पर अब बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो इस विभत्स हत्याकांड पर बेहद दुखी हैं। हृदय हमारा विदीर्ण हुआ। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद करने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म मानवता की बात करता है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। पहले श्रद्धा हत्याकांड और अब देश की राजधानी दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिस तरह से साहिल नाम के युवक ने सरेआम लोगों के सामने नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या की, उसे लेकर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोग कातिल साहिल को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। तो कई बड़े सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। जो ये साहिल है वो कलावा पहनता था, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनता था और तो और अपने मोहल्ले में अपना नाम भी बदल कर रहता था। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला पटना से भी सामने आया है। पटना में भी लव जिहाद का कथित तौर पर एक मामला सामने आया जिसमें हिंदू युवती और उसके परिवार को अब जान का खतरा इरफान नाम के युवक से सता रहा है। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। वो दिल्ली में रहता था, लड़की पटना में, दोनों सगाई कर चुके थे, बस शादी होने ही वाली थी कि ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि शादी की बारी आते ही वो मुकरने लगा, हिचकिचाने लगा, इनकार करने लगा। मामला पटना के फुलवारी शरीफ से सामने आया है, जहां एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के पर शादी से इनकार करने और लड़के के परिवार पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इसका मामला है प्रेम प्रसंग। कि किस तरह का प्रेम प्रसंग है? मुस्लिम लड़का है। हाँ, मुस्लिम। इरफान से 2017 में ऑनलाइन बातचीत शुरू हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इरफान पीड़ित लड़की से मिलने दिल्ली से पटना आया करता था। लड़की से शादी की जिद की तो लड़के ने सगाई कर ली, लेकिन इरफान शादी से इनकार करने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि फुलवारी शरीफ थाने में प्रताड़ना और दुष्कर्म की एफआईआर लड़की ने दर्ज करा दी। मामला दर्ज होने के बाद युवक को जेल भेज दिया गया। छोड़े होगे तब ना, पूछ लीजिए ना उसी से। छोड़े होते तो यहाँ नहीं बता रही हो कुछ। छोड़े होते तो यहाँ खड़े ही नहीं होते। फुलवारी शरीफ थाने में मामला पहुंचने पर पुलिस ने इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। उसने भी कबूल किया है कि लड़की से शादी की बात पर इनकार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऐसे दरिंदगी के मामले सामने आते हैं तो ये लगता है कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है, और ऐसा हम कहते हैं ना आपस में कि इतना गुस्सा है, बीपी कितना हाई है शख्स का। जी हाँ, और बीपी को कंट्रोल करने के लिए योगा बहुत जरूरी है, ये आप भी जानते हैं। और इस बुलेटिन में वक्त भी हो चुका है योगा सेगमेंट का, तो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा वक्त अपने लिए, खुद के लिए निकालें और इस सेगमेंट को गौर से देखें और हमारे साथ योग करें।
नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका और योगिनी सोनम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कुछ नया आप लोगों को सिखाने के लिए। मैं भी सोनम से सीखूंगी, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए अपने अपने योगा मैट के साथ आज कुछ नया सीखने के लिए। सोनम से हम जानते हैं कि आज वो हमें क्या सिखाएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर की। आपने देखा होगा आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफस्टाइल में लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गया है। आप देखेंगे आम चर्चा हो गई है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया है, राइट। और यूजुअली हम देखते हैं कि ऑफिसेज में जितना आपके पास काम का प्रेशर होता है, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा फ्लक्चुएट करता है और यूजुअली हम देखते हैं कि ज्यादा यानी हाई ब्लड प्रेशर की तरफ ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। तो देखिए, काम काज का तनाव तो जीवन में कम होगा नहीं, लेकिन आप इसे योगा के जरिए कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। इस बिना देर किए जल्दी से हम योगा की शुरुआत करते हैं। देखिए, तो अगर हम देखेंगे हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस होना। तो आज हम ऐसे कुछ योगासन करने वाले हैं जो आपको डी स्ट्रेस करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर डाउन करेंगे और आपको रिलैक्स भी करेंगे। तो चलिए पहला आसन करते हैं बालासना, जिसको बोलते हैं चाइल्ड पोज। तो ये इतना अच्छा आसन है जो कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा। आपको एक छोटे बच्चे की तरह आराम करना है। चलिए, हाथों का सहारा लेते हुए आप सबसे पहले सीधा वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन में आपको अपनी एड़ी के सहारे बैठना है, अपने दोनों हाथों को सामने रखना है। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को साइड में करें इस तरह, और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा खींचें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप नीचे आ जाएं। कोशिश करें कि आपके दोनों हाथ ज़मीन से टच हो जाएं और आपको कंफर्टेबल हो, आपको आपकी क्षमता के अनुसार अपने सर को ज़मीन से छू दें। तो आपको कम से कम, आप इसी आसन में रहें, आपको कम से कम 1 मिनट इस आसन में रहना है। देखिए, आसन बहुत आसान है, बट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट बात है आपको अपने ब्रीदिंग को रिलैक्स करना है। तो देखिए, स्ट्रेस में क्या होता है, आपका ब्रीदिंग काफ़ी फास्ट हो जाता है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इस आसन में आपको अपने ब्रीदिंग को रिलैक्स करना है, आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल, और इसीलिए कहा भी जाता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा टेंशन से फ्री रहते हैं, और आपको भी अपना बचपना कभी खोना नहीं चाहिए, ये अक्सर लोग कहते हैं। और स्ट्रेस से बचने के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तनाव तो जीवन में रहेगा ही, लेकिन आप इसे योग से दूर ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ब्रेथ पे ध्यान रखना है। देखिए, हमारा गुस्सा और हमारी ब्रेथ, हमारे इमोशन और हमारे ब्रेथ कनेक्टेड है। तो जब भी आपको ज़्यादा गुस्सा आए, आप देखिए आपका ब्रेथ बहुत फास्ट हो जाएगा। उसको रिलैक्स करते हुए बालासन में कम से कम 1 मिनट तक रहते हुए आप आपका बीपी बैक टू नॉर्मल कर लीजिए। चलिए दूसरा आसन करते हैं। आपको हाथों का सहारा लेते हुए आराम से अपने योगा मैट पे बैठ जाना है और दोनों पैरों को सीधा कर लेना है इस तरह। इसमें आप में हैमस्ट्रिंग्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। स्टार्टिंग में शायद आपको थोड़ी मुश्किल हो, बट आपको धीरे धीरे आराम से आसन आ जाएगा। पीठ को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथों को साइड में ले आए, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आए, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींचें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप नीचे आ जाएं। आप इतना भी रह सकते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे रख दें। आप यहाँ भी रह सकते हैं, और कंफर्टेबल हो आपकी क्षमता अनुसार। देखिए, आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को मोड़ें और नीचे ज़मीन पे टच कर दें। अपने हाथों को मोड़ें ऐसे ज़मीन पे टच कर दें, और अगर आपसे बन पाए तो अपने सर को घुटने के पास ले जाएं। कम से कम 10 सेकंड इसी आसन में बने रहें और हाथों को सामने ले आएं, सीधा कर लें हाथों को और सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाएं और रिलैक्स करें। इस आसन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पैरों के मसल्स यानी हैमस्ट्रिंग्स थोड़ी फ्लेक्सिबल हों। एक दिन में वो नहीं होगा, आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। चलिए, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। देखिए, गहरी लंबी सांस वैसे भी आपके बीपी को नॉर्मल बनाने लगेंगे। अब आप कोशिश करें कि अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींचे दोनों हाथों से इस तरह। अब आपको अपने पैरों को सीधा रखना है, घुटनों को मोड़ना नहीं है, ज़बरदस्ती ना आए, जितना आपसे हो पाए करें। चलिए, सांस छोड़ते हुए आगे आ जाएं। आप यहाँ भी रह सकते हैं, आपको बस ध्यान रखना है आपका शरीर खींचा हुआ हो, सांसें रिलैक्स हो, और आपको अपने शरीर को लोअर स्पाइन से आगे खींचना है। आप धीरे धीरे नीचे आ जाएं। आप यहाँ भी रह सकते हैं। अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो अपने दोनों हाथों को मोड़ लीजिए और धीरे धीरे सर को रिलैक्स करते हुए यहाँ पर रहें। देखिए, आप जितने अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे। जितना आप जोर ज़बरदस्ती करेंगे, आपके मसल्स और टाइट होने लगेंगे। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं। प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें, और मुझे लगता है सोनम हर रोज़ आप लोग
ये ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल, और सोचिए हम कितनी मेडिसिन खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, उसके बुरे असर होते हैं शरीर पे। कितना सिंपल है, आपको बस लेट जाना है, अपने बॉडी पार्ट को कॉन्शियसली रिलैक्स करना है। इसीलिए बोलते हैं आपको सोना नहीं है, बिकॉज अगर आप सो गए तो आप रिलैक्स कैसे करेंगे। हाँ, और फिर जब सो के उठेंगे तो वही दुनियादारी में आप चले जाएंगे। इसीलिए जागिए और लड़िए अपने उस भागा दौड़ी भरी जिंदगी से, और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उससे आप फाइट करिए, और इस योगा को हर रोज आप प्रैक्टिस करिए। तो ब्लड प्रेशर को लेकर के जितनी भी समस्याएं हैं उसको लेकर के योगिनी सोनम ने हमें बहुत ही खूबसूरती के साथ आज बताया, समझाया, और वो योग भी करके दिखाया जो आपके और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर दिन अपने घर पर जहाँ भी आपको जगह मिले योग अपने शरीर के लिए ज़रूर करें। और आज के लिए मेरे और सोनम के साथ इतना ही।